नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 की चैप्टर वाइज तैयारी यूथ कंपटीशन बुक से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। ये देखिए मैप में दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान कहाँ कहाँ पे है, ये दिखाया गया है मैप में। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? यानी हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा कौन सी है? तो मांडा है। कौन सा है? मांडा। यह चेनाब नदी के तट पे है। किस नदी के? चेनाब। हड़प्पा संस्कृति की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करता है? यानी हड़प्पा संस्कृति का दक्षिणी सीमा दाइमाबाद है। यह गोदावरी नदी के तट पे है। कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पे। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो यह सूतकांगेडोर करता है। कौन करता है? सूतकांगेडोर। यानी हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा सूतकांगेडोर है। ठीक है। और हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो आलमगीरपुर। कौन? आलमगीरपुर। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान कौन सा है जो अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा है। कौन सा? हड़प्पा। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। आगे चलें। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थान जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कहां से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है? तो मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति यह लोथल से प्राप्त हुई है। कहां से? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहां से मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? यह भी लोथल से मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था? तो ये सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। आगे देखें। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने किया था। किसने? सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो एक आलमगीरपुर, अभी हमने ऊपर पढ़ा, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, एवं हुलास। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण यह धौलावीरा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। एक जुते हुए खेत की खोज कहां से की गई है? तो जुते हुए खेत की खोज यह कालीबंगा में हुआ है। कहां पे? कालीबंगा में। मतलब जुते हुए खेत कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल यह राखीगढ़ी है। कौन सा? राखीगढ़ी। मनका बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ है?
तो मनका बनाने का कारखाना ये चंदूदड़ों से प्राप्त हुआ है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य यह मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है। हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, तो हड़प्पा का वह स्थान जहां से मिट्टी के हल की आकृति मिली है, तो कहां से मिली है? तो ये बनवाली से मिली है। कहां से? बनवाली से। हड़प्पा स्थान जहां से शव पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिले हैं, तो शव पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो ये हड़प्पा से मिले हैं। कहां से? हड़प्पा से। आगे चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज कहां पे हुई है? तो यह गुजरात में हुई है। कहां हुई है? तो गुजरात में हुई है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए प्रमुख स्थल और उसके उत्खननकर्ता। देखिए हड़प्पा यह रावी नदी के तट पर है और ये कहां पे है वर्तमान में? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। 1921 में इन्होंने किया था। माधव स्वरूप वत्स 1926 में और व्हीलर 1946 में। मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर है। इसके उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी हैं। इन्होंने 1922 में इसकी उत्खनन की थी। मैके 1927 में और व्हीलर 1930 में। ठीक है। आगे देखते हैं। चन्हूदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और इसके उत्खननकर्ता मैके 1925 में इन्होंने किया था और NC मजूमदार थे। ठीक है। कालीबंगन यह घग्गर नदी के तट पर है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला वर्तमान स्थिति है इसकी। अमलानंद घोष 1951 में इसके उत्खनन करता है और बीबी लाल एवं BK थापर भी 1961 में इसके उत्खनन करता हैं। आगे चलें। कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर फजल अहमद ने इसके उत्खनन किया था। रंगपुर मादर नदी के तट पर है, गुजरात का काठियावाड़ जिला। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन करता थे। रोपड़ यह सतलज नदी के तट पर है, पंजाब का रोपड़ जिला। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी उत्खनन किया था। लोथल यह भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। रंगनाथ राव ने इसकी उत्खनन किया था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, यह उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। सुदकांगेडोर यह दास्क नदी के तट पे है, RL स्टाइन इसके उत्खननकर्ता हैं। बनवाली यह रंगोई नदी के तट पर है, हरियाणा का हिसार जिला वर्तमान स्थिति है इसकी, और इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। ठीक है। आगे चलें। धौलावीरा यह लूनी नदी के तट पर स्थित है, गुजरात का कच्छ जिला। और JP जोशी इसके उत्खननकर्ता JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। सोतकाकोह यह सादी कौर नदी पर है, बलूचिस्तान में। जॉर्ज डेल्स ने इसके उत्खनन करता है। ठीक है। आगे चलें। दूसरा चैप्टर है वैदिक संस्कृति। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? तो महाभारत ग्रंथ का उपनाम सतसाहस्त्री संहिता है। क्या है? सतसाहस्त्री संहिता। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यानी गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस वेद में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किस मंडल में? तो तीसरे मंडल में। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? तो ऋग्वैदिक धर्म यह बहुदेववादी था। बहुदेववादी यानी ये बहुदेवताओं को पूजते थे। ऋग्वैदिक काल में जनता किस पर विश्वास करती थी?
तो बलि एवं कर्म कांड में विश्वास करती थी। ऋग वैदिक काल में जनता किस पर विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्म कांड में विश्वास करती थी। आगे चलें। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। कहां? ऋग्वेद में। ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र कौन सा है? ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में किसके लिए मंत्र संबंधित है? तो यह इंद्र से संबंधित मंत्र है। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में निम्नलिखित ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए। किसके लिए? जौ के लिए। यव किसको कहा गया है? तो जौ को कहा गया है। ठीक है। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। तो यानी 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यानी 10 राग्य युद्ध। तो यह परुश्री नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय होती थी। क्या होती थी? गाय। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय को। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा किसमें की गई है? तो उपनिषद में की गई है। किसमें? उपनिषद में। वैदिक देवताओं का गुरु किसे माना जाता है? वैदिक देवताओं का गुरु किसको माना जाता था? तो बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को। ठीक है। आगे चलें। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी किसे समझा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुरी यह कुरु एवं पांचाल को समझा जाता था। किसको समझा जाता था? तो कुरु और पांचाल को। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किस वेद से है? तो वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। किसे? ऋग्वेद से। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होता या होत्री कहा जाता था। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। कौन सी? सिंधु। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया है। तो किसको किया गया है? तो सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से कहकर संबोधित किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद किसकी संहिता है? तो शुक्ल यजुर्वेद यह वाजसनेयी संहिता है। कैसी? वाजसनेयी संहिता। आगे चलें। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। कौन थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। ठीक है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण यह अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख यह अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में। आगे चलें। वह उपनिषद
वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, तो कौन सा उपनिषद है? ये मैत्रायणी है। कौन सा? मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडकोपनिषद से। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता कहां से संबंधित है? तो जिंद अवेस्ता यह ईरान से संबंधित है। कहां से? ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका या निष्क किसके लिए जाने जाते थे? तो निशाका या निष्क यह स्वर्ण आभूषण होते थे। क्या होते थे? स्वर्ण आभूषण। आगे चलें। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, वह कहां से प्राप्त हुआ है? तो बोगाज कोई एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। कहां से? बोगाज कोई एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति मुख्यतया यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। तो नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो यह कठोपनिषद में मिलता है। किसमें? कठोपनिषद में। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो कौन सी नदी है जिसका अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यह कुंभा नदी। कौन सी? कुंभा नदी, या इसे काबुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबुल नदी कहा जाता है वर्तमान नाम। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। आगे चलें। अधर्वयु का अर्थ क्या था? तो अधर्वयु का अर्थ यज्ञ करने वाला पुरोहित। क्या था? तो यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति यह कैकय राज्य के शासक थे। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो यह मनु को माना जाता है। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो यह रेशम के लिए हुआ है। किसके लिए? रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एक उत्तम व्यक्ति। क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इतिहास शब्द का उल्लेख यह अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ? अथर्ववेद में। अब तीसरा चैप्टर आया है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध से संबंधित शिक्षाएं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म यह लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो बुद्ध की मृत्यु यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। कहाँ? कुशीनगर में। ठीक है। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है क्या कहलाता है? तो उसे गृह त्याग की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह त्याग की घटना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में। किस भाषा में? तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो यह आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो यह प्रथम उपदेश का उल्लेख हुआ है। ठीक है।
धर्म चक्र परिवर्तन किया गया है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया है? तो यह सारनाथ में। कहाँ किया गया है? तो सारनाथ में किया गया है। आगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यह श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो बुद्ध द्वारा यह वैशाली में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख देवदत्त होना चाहता था। कौन? देवदत्त। यह बुद्ध का चचेरा भाई था। क्या था? बुद्ध का चचेरा भाई था। ठीक है। अब बौद्ध सभाएं देखिए, पहली बौद्ध संगीति यह 483 ईसा पूर्व पहली राजगृह में हुई थी और अजात शत्रु के शासनकाल में इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय में, और इसकी अध्यक्षता सबाकामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी कुंडलवन में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आगे चलें। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है? त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म है और यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसको इंगित करता है? तो त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलें। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो वह कौन सा बौद्ध संघ है जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसमें विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया जाए, वह कौन था? तो वह मेघवर्मन था। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। ठीक है। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे कौन से थे? तो वे 2 बंजारे मल्लिक और तपस्सु थे। ठीक है। बोध गया में भगवान बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश दिया था और वो 2 बंजारे कौन से थे? तो ये मल्लिक और तपस्सु थे। ठीक है। आगे चलें। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा यह बिहार के राजगृह में स्थित है। सप्तपर्णी गुफा यह बिहार के राजगृह में स्थित है। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक यह हीनयान से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक यह नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ है? तो यह कौशाम्बी में है। कहाँ है? कौशाम्बी में। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किसमें विश्वास करते हैं? तो कर्म
तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। ठीक है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। आगे चलें। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का बामियान यह बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो यह कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में? विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विहार के संस्थापक ये धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह सांची के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है, तो निरंजना नदी के तट पर कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल है? तो ये बोध गया है। कौन सा? बोध गया। और इसी बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर गौतम बुद्ध को जाना जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को जाना जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो यह बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। किसके दरबार से? बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। कौन? जीवक। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी यह उदयन के शासनकाल में आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो अतीश यह विक्रमशिला बिहार के विद्वान थे। ठीक है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो ये अतीश थे। यह विक्रमशिला बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, आगे चलें। जैन धर्म। अब जैन धर्म से संबंधित कुछ शिक्षाएं ले लेते हैं। तीर्थंकरों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो इनका तीर्थंकरों का काल क्रमानुसार सही क्रम अभिनंदन, पद्म प्रभु, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ। ठीक है, ये इनका सही क्रम है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव। यदि वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। ठीक है, यह 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, आगे चलें। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान यह कुंडलपुर में है। कहाँ? कुंडलपुर में। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति यह ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। कहाँ? ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी उनका दामाद जमाली बना था। कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, यानी त्रिरत्न, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान यह किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। आगे चलें। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक यह मक्खली गोशाल थे। कौन थे? मक्खली गोशाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रारंभिक जैन साहित्य ये अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तो अर्धमागधी भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था, तो यापनीय यह किस धर्म का एक संप्रदाय था? तो यह जैन धर्म का एक संप्रदाय था। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द यह जैन धर्म से संबंधित है। आप सभी को पता है
जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। प्रभास गिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं, यानी प्रभास गिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो ये जैन धर्म का है। किसका? जैन धर्म का। ठीक है, आगे चलें। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, वो कौन सा है? तो वो जैन धर्म है। जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती हैं? तो जैनियों की पवित्र पुस्तकें आगम सिद्धांत कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आगम सिद्धांत। वह दर्शन जिसने पूर्व जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, वह कौन सा दर्शन है? जिसने पूर्व जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, तो वो चार्वाक दर्शन है। कौन सा? चार्वाक दर्शन। अब आगे देख लेते हैं। मौर्य वंश सम्राट अशोक से संबंधित शिक्षाएं ले लेते हैं कुछ। सम्राट अशोक से संबंधित शिक्षाएं ले लेते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जस्टिन ने किया था। किसने किया था? जस्टिन ने किया था। आगे चलें। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, वह था, तो गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किसने करवाया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था, तो किस अभिलेख में यह पता चलता है, किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? तो यह रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से यह प्रमाणित होता है। ठीक है, आगे चलें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक किससे संबंधित है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक यह शासन के सिद्धांतों पर आधारित है। किस पर? शासन के सिद्धांतों की। किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना किसकी की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग कौन होता था? तो राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग कौन होता था? तो मित्र होता था। कौन होता था? मित्र होता था। आगे चलें। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? विष्णुगुप्त। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि वह शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो किस शासक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह अशोक के अभिलेख से सूचना मिलती है। ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ ये लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख है। कौन सा? लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है। ठीक है, आगे चलें। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ब्राह्मी लिपि का ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने।
वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो वह स्थान जहां अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वो कौन सा स्थान है? तो अनुराधापुर है। कौन सा? अनुराधापुर। आगे चलें। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राज्याज्ञाओं के लिए अशोक ने इन लिपियों का प्रयोग किया था। तो अपने राज्याज्ञाओं के लिए अशोक ने किसका प्रयोग किया था? तो अरमाइन लिपि, ग्रीक लिपि एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था। किस भाग में? तो उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ यह समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। फाहियान भारत में कब आया था? तो फाहियान यह 399 ईसा पूर्व भारत आया था। कलिंग युद्ध का विवरण कहाँ से ज्ञात होता है? तो कलिंग युद्ध का विवरण यह अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है। ठीक है, आगे चलें। मौर्य मंत्रिपरिषद से राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। तो मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने वाला कौन होता था? तो ये समाहर्ता होता था। कौन होता था? समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो तुरमय यह मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था। तो वह वस्तुतः किसका राजधर्म था? तो फ्लीट का। किसका? फ्लीट का। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप यह ब्राह्मी लिपि है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये अशोक ने की थी। किसने? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ है स्थित है? तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान यह पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ? पाटलिपुत्र में स्थित है। मौर्य काल में दंड विधान कैसे थे? तो मौर्य काल में दंड विधान काफी कठोर थे। कैसे थे? काफी कठोर। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालसी यह अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अशोक के शिलालेख के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यह श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे। कहाँ? श्रवण बेलगोला में। यह कहाँ पड़ता है? तो यह कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है, तो यह अशोक के 12वें शिलालेख में। किसमें? 12वें शिलालेख में इसकी बात कही गई है। अब गुप्त वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। गुप्त वंश समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी लेते हैं। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे तो वह चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। वे गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की थी, तो हूणों पर किसने विजय प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त ने। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। कहां से? एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किस युग में कालांकित हुई है? तो यह गुप्त काल में कालांकित हुई है।
प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश को। किसको? गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे चलें। आगे देखते हैं। वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो वह गुप्त वंश था। भाग और बलि क्या थे? तो भाग और बलि यह गुप्त काल में राजस्व के स्रोत होते थे। क्या होते थे? राजस्व के स्रोत होते। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य दर्शन है। कर्म का सिद्धांत किस पर आधारित है, किससे संबंधित है? तो यह मीमांसा से संबंधित है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम ने किया था। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? तो शंकर देव ने बनाया। किसने? शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से किसे जाना जाता है? किसे जाने जाते हैं? बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाने जाते हैं? तो भास्कर। कौन जाने जाते हैं? भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक ग्रंथ का नायक कौन है? कौन था? तो मालविकाग्निमित्रम नामक ग्रंथ का नायक यह अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र। गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार कहां से संचालित होता था? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार यह ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है? तो यह रेशम बुनकरों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? रेशम बुनकरों का। वह गुप्त शासक जिसको गुप्त शासकों में पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया था, तो वह कौन था? तो वह समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अब आगे चैप्टर है हर्षवर्धन। सम्राट हर्ष ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह कौन सी थी? कहां पे थी? तो वह कन्नौज थी। कौन सी थी? कन्नौज। महोदया श्री के नाम से किसे जाना जाता था? तो कन्नौज को जाना जाता था। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था? तो वेनसांग था। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहां कहां किया था? तो कन्नौज तथा प्रयागराज में। कन्नौज तथा प्रयाग में। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। कहां? ये नर्मदा नदी के तट पे। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अब राजपूत काल से संबंधित देख लेते हैं फैक्ट। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गोरी को युद्ध में किस वर्ष में हराया, परंतु अगले वर्ष उससे हार गया था? तो यह 1191 तराइन के पहले युद्ध में मुहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। फिर उसके बाद तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 में खुद पृथ्वीराज चौहान मुहम्मद गोरी से हार गए थे। आगे चलें। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंदबरदाई था। कौन था? चंदबरदाई। मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो मिहिर भोज यह प्रतिहार वंश का शासक था। किस वंश का? प्रतिहार वंश का शासक था। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? और वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? तो संयोगिता से। किससे? संयोगिता से। और यह जयचंद की
बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। कौन थे? सोमेश्वर चौहान। आगे चलते हैं। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय यह किस वंश के राजा थे? तो ये चाहमान वंश के शासक थे। किस वंश के? चाहमान वंश के। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसे पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो पृथ्वीराज रासो नामक कविता नहीं, एक ग्रंथ लिखी थी। कविता नहीं, ये ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो नामक एक ग्रंथ लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो ये चंद्रवरदाई थे। कौन थे? चंद्रवरदाई। अब आगे चलते हैं। दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे। वे शहर कौन कौन से थे? तो दिल्ली और अजमेर। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1191 में लड़ा गया था। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तो यह मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी द्वारा धर्म चक्र विहार कहाँ बनवाया गया था? तो गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी द्वारा धर्म चक्र यह सारनाथ में बनवाया गया था। कहाँ? सारनाथ में। अब सल्तनत काल से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान यह तुर्क वंश से संबंधित थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो सल्तनत शब्द में भूमि को नापने के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग होता था। किसका? मसाहत शब्द का प्रयोग होता था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो सैन्य विभाग के अध्यक्ष को आरिज ए मुबालिक कहा जाता था। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला कौन सा काल है? तो यह 1206 से 1526 तक के काल को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां यह किसके शासनकाल में आया था? तो यह इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ठीक है, आगे चलें। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था की प्रारंभ की थी। तो इक्ता व्यवस्था की प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। रक्त और लौ की नीति में कौन विश्वास करता था? तो ये भी बलबन करता था। ठीक है, आगे चलें। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर तुगरिल खां था। कौन था? तुगरिल खां। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो यह किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला शासक कौन था? तो मुबारक खिलजी था। कौन था? मुबारक खिलजी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। तो किसने वसूला था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। घड़ी और गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, आगे चलें। आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह शासक कौन था? तो आगरा को राजधानी बनाने वाला शासक सिकंदर लोदी था। सरकी सुल्तानों के शासन काल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है।
जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दुरुस्त, हुनूज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, वह कौन थे? तो वह निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है। ठीक है। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? तो यह दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आगे चलें। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? किसने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो वह कौन था? तो वह मुहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मुहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था? वो भी मुहम्मद बिन तुगलक था। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी, तो वह कौन था? तो वो भी फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो यह सिंचाई पर लगाया जाता था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे विभिन्न संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान भी फिरोज शाह तुगलक था। टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ दिल्ली किसने लाया था? तो वो भी फिरोज शाह तुगलक लाया था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना कौन करता था? तो वह सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, यानी राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है, यह किसने उद्घोषित किया था? तो यह बहलोल लोदी ने किया था। किसने? बहलोल लोदी ने। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह कौन था? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासन में काल में किया था? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है, वह कौन सा उसका निर्माण किसने करवाया था? नहीं, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, वह कौन सा मकबरा है? तो वह बलवन का मकबरा है। कौन सा? बलवन का मकबरा। आगे देखते हैं। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? किस समय में हुआ था? तो सुर्खी का प्रारंभ यह सल्तनत के सुल्तानों द्वारा हुआ था।
कब हुआ था? सल्तनत के। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में किसने निर्माण करवाया था? इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण किसने करवाया था? तो यह जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह पटियाली में हुआ था, कासगंज के पटियाली में। आगे चलें। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अब आगे देख लेते हैं। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत कौन कौन से हैं? श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय यह रामानुजाचार्य इसके संस्थापक हैं। विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था इन्होंने। ब्रह्म समाज से संबंधित है माधवाचार्य, इन्होंने द्वैतवाद का मत दिया था। रुद्र संप्रदाय से संबंधित है विष्णु स्वामी, यह शुद्ध द्वैतावाद का मत दिया था इन्होंने। और सनकादिक संप्रदाय से संबंधित है निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य, इन्होंने द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत मत दिया था। ठीक है, आगे चलें। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण स्वयं लिखे थे, तो अपने संस्मरण यानी अपनी आत्मकथा स्वयं किसने लिखा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने किया है? तो इब्न बतूता ने किया है। किसने? इब्न बतूता ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था, तो प्रथम बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो यह पानीपत के पहले युद्ध में किया गया था। कब हुआ था? तो यह 1526 में हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह कौन था? तो वह राणा सांगा था। कौन था? राणा सांगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो बाबर को सर ए पुल के युद्ध में सैबानी खां ने पराजित किया था। किसने किया था? सैबानी खां ने। बाबर ने पादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? तो बाबर ने पादशाह की उपाधि काबुल में धारण की थी। कहाँ? काबुल में। अब देखिए, ये बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं। ये बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के मध्य बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को लड़ा गया था। मेदिनी राय और बाबर के मध्य, इसमें भी बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को लड़ा गया था। अफगानों एवं बाबर के मध्य, इसमें भी बाबर विजयी रहा था। ठीक है। वह दो शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। तो 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य। किसके मध्य? शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान यह कलिंजर राज्य के विरुद्ध था। किस राज्य के विरुद्ध था? तो कलिंजर राज्य के विरुद्ध। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो वह पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो शेर शाह सूरी ने। किसने?
शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई? शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर के युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे चलें। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? तो मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक शेरशाह सूरी था। भारत में चांदी का सिक्का का प्रारंभ किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया था। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, तो वह कौन सा इतिहासकार है? तो के.आर. कानूनगो ने। ठीक है, के.आर. कानूनगो ने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना था। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? तो अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। किसने दिया था? राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, तो वह मनसबदारी व्यवस्था थी। कौन सी? मनसबदारी व्यवस्था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यह हकीम खां सूर था। कौन था? हकीम खां सूर। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था और इसमें महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खां सूर। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में कौन सम्मिलित था? तो ध्रुपद गायकों में तानसेन एवं हरिदास सम्मिलित थे। कौन थे? तानसेन एवं हरिदास। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था क्या कहलाती थी, किस पर आधारित थी? तो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था यह मनसबदारी पर आधारित थी। किस पर? मनसबदारी पर। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार कौन था? तो दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार यह अब्दुल कादिर बदायूनी था। कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर द्वारा दीवान को पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति यह मुजफ्फर खान तुर्बानी था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने सम्मानित किया था, तो वह हरिविजय सूरी थे। अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो बादशाह अकबर के द्वारा मारा गया था। वह शासक जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, तो अकबर को। किसको? बादशाह अकबर को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन कौन था? तो वह बादशाह अकबर था। अकबर के राज्य में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, तो कौन था? तो यह गोलकुंडा था। कौन था? गोलकुंडा। राजपूतों का वह राज्य जिसके शासन में अकबर ने संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की, तो वह मेवाड़ के शासकों द्वारा नहीं किया गया था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस वंश में स्थापित किए थे? तो ये कछवाहों से स्थापित किए थे। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, वह कहाँ की शासिका थी? तो वह बीजापुर की शासक थी। कहाँ की? बीजापुर की शासक थी। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, तो वह अहमदनगर था। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा। क्या था? मेहरुन्निसा। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी, वह कौन थे? तो वह अबुल हसन थे। कौन थे? अबुल हसन। आगे चलें। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सिर कलम करवा दिया था, तो वह जहांगीर था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो खुर्रम, महावत खां, खुसरो ने किया था। ठीक है, खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने किया था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन बनकर आया था? तो यह विलियम हॉकिंस आया था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में
सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर ने टॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? तो अजमेर में। कहां? अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था, तो चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दी थी। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो जहांगीर था। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, तो गुरु अर्जुन देव थे। और इन्हीं गुरु अर्जुन देव का सर जहांगीर ने कलम करवा दिया था। ठीक है, आगे चलें। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण किया था, तो वह कौन था? तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। ठीक है। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किसने किया था? मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो वर्नियर को नियुक्त किया गया था। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किसने किया था? कोहिनूर भेंट किसने किया था जहां शाहजहां को? तो मीर जुमला ने। किसने? मीर जुमला ने। आगे चलते हैं। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दारा शिकोह को दी थी। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो वह कौन था? वह शाहजहां था। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है। दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था, वह स्थान कहां है? तो दिल्ली। दारा शिकोह को कहां दफनाया गया था? तो दिल्ली में दफनाया गया था। कहां? दिल्ली में। मुगल सेना ने सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को किसने रखा था? तो औरंगजेब ने रखा था। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा? तो औरंगजेब रहा। कौन रहा? औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ लिया था? तो ईश्वर दास नागर को। किसको? ईश्वर दास नागर को। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह बीड़ा बजाता था। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था, तो औरंगजेब का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। आगे चलें। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था, वो 2 राज्य कौन थे? तो बीजापुर एवं गोलकुंडा। कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। अब देखिए, बहमनी राज्य, इसमें राज्य हैं और वंश हैं और इसके संस्थापक। देखिए, बीजापुर राज्य ये आदिल शाही वंश था। इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे और 1489 में इसकी स्थापना हुई थी। अहमदनगर निजाम शाही वंश, ये मलिक अहमद ने इसके स्थापना की थी 1490 में। बरार, ये इमाद शाही वंश था। फतेह उल्लाह इमाद शाह ने इसकी स्थापना की थी 1490 में। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश था। कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1512 ईस्वी में। बीदर, ये बरीद शाही वंश था। अमीर अली वरीद ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो 1526 में। अब आगे देख लेते हैं। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो संत रामदास को औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज-जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो जहां आरा को। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो अकबर के मकबरे को। वह मुगल बादशाह जिसको शाह बेखबर कहा जाता है, तो शाह बेखबर किसको कहा जाता है? तो बहादुर शाह को। किसको? बहादुर शाह को। वह बादशाह जिसके शासनकाल में
हिजड़ों तथा महिलाओं ने एक वर्ग का प्रभुत्व था तो अहमद शाह के शासनकाल में। किसके? अहमद शाह के शासनकाल में। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो अवध का प्रथम नवाब शहादत खां था। कौन था? शहादत खां। आगे देखते हैं। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में मृत्यु के बाद। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। जहांगीरी चित्रकार कौन थे? तो जहांगीरी चित्रकार अब्दुल हसन और अकारिजा थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। कौन था? मंसूर। जहांगीर के शासनकाल में मंसूर था। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किसने किया था? तो हुमायूं ने आरंभ किया था। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी तो अकबर ने ली थी। किसने? अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो कौन था यह? अकबर था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो यह हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है तो रबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है। आगे चलें। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्मित करवाया था? तो पंचमहल निर्मित करवाया था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो रज्मनामा था। क्या है? रज्मनामा। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, तो मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी तो वो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। मुगल शाहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था? तो हुमायूं नामा यह गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अनवार ए सुहैली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो यह पंचतंत्र का अनुवाद है। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। कौन था? कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। किसने? ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दारा शिकोह था। कौन था? दारा शिकोह। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो लेडेन और रस्किन ने किया था। ठीक है। लेडेन और रस्किन ने। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। तो किसने अनुवाद किया था? तो विलियम जोन्स ने। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो शाही खान था। क्या था? शाही खान। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह सरकी। मुगल प्रशासनिक शब्दावली मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो माल शब्द यह भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण सेन था। क्या था? लक्ष्मण सेन। आगे चलें। रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था?
तो ये नजीब खां था। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम, होफ्त कुलजुम है, यह किससे संबंधित है? तो यह प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। सुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हैलेबिड। क्या नाम है? हैलेबिडु। ठीक है, हैलेबिडु। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो मुगल शासक में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया है? तो यह पारसियों से लिया है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम क्या था? तो मुगल काल में मौलिम किसको कहते थे? तो एक जहाज था। क्या था? एक जहाज था। मुगल काल में मौलिम क्या था? तो एक जहाज था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह चिनकिलिज खां था। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, तो कोचीन। कोचीन में पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। आगे चलें। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? तो ये चगताई तुर्क थे। क्या थे? चगताई तुर्क। वह समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया, तो किसकी थी वो? तो गुरु गोविंद की समाधि थी। मुगल काल में करोड़ी क्या होते थे? तो करोड़ी ये भू राजस्व अधिकारी होते थे। ठीक है, अब मराठा वंश से संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित कौन है? तो मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित क्या था? तो चौथ और सरदेशमुखी। क्या था? चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में कौन उभरे थे? तो ये मराठा उभरे थे। ठीक है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था? तो ये चौथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। मराठा रानियों ने जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वह कौन थी? तो वह ताराबाई थी। कौन थी? ताराबाई। ठीक है। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, तो शिवाजी का वह उत्तराधिकारी कौन था जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो वो ताराबाई थी। कौन थी? ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक संस्थापक हो गया? तो किसके समय में? तो बालाजी बाजीराव के समय में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो यह सलहार के युद्ध में हराया था। शिवाजी के समय सरनोबत का पद किससे संबंधित था? तो सरनोबत का पद यह सैन्य प्रशासन से संबंधित था। किससे? सैन्य प्रशासन से। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो यह 1782 में। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य क्या था? तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। ठीक है, यह पुरंदर की संधि का लक्ष्य था। ठीक है, आगे चलें। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह मराठों को दिया जाता है। किसको? मराठों को इसका श्रेय दिया जाता है। आगे चलते हैं। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत यह शिवाजी ने की थी। शिवाजी को छत्रपति का ताज कब पहनाया गया था?
तो शिवाजी को छत्रपति का ताज 1674 में पहनाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 तक किस वंश के शासक थे? तो ये मराठा वंश के शासक थे। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। किसको? बाजीराव प्रथम को माना जाता है। बाजीराव प्रथम, इनका कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। वह क्या थे? तो वह एक पेशवा थे। क्या थे? पेशवा। पुणे कभी की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो ये पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता था। बाजीराव द्वितीय, इनका कार्यकाल 1796 से 1818 ईस्वी तक था। वो भी क्या थे? एक पेशवा थे। क्या थे? एक पेशवा। किस वर्ष में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ? तो किस वर्ष हुआ था यह? 1818 में। कब हुआ था? 1818 में। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब 12वां चैप्टर देख लेते हैं। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या थे? तो अंग्रेजों की बेहतर नौसेना। ठीक है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे? तो अंग्रेजों की बेहतर नौसेना। ठीक है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहां था? तो इनका मूल निवास आगरा था। कहां? आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह कौन सी थी? तो वो हुगली में स्थापित की गई थी। कहां स्थापित की गई थी? तो हुगली में। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, तो कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम कौन थे? मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग मशीन लाने वाले कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन सा था? तो ये चिनसूरा था। कौन था? चिनसूरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह कौन था? तो वह शाह आलम द्वितीय था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। आगे देखें, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था वह। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा किसके आधिपत्य में था? तो यह पुर्तगाली शासन के आधिपत्य में था। सिराजुद्दौला किसके आधिपत्य में था? तो किसके आधिपत्य में था? तो यह पुर्तगाली शासन के आधिपत्य में था। ठीक है, आगे चलें। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? यह प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? तो मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, वह कौन सा स्थान था? तो वह मुर्शिदाबाद था। कौन सा? मुर्शिदाबाद। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण कब हुआ था? तो यह 1877 में हुआ था। कब हुआ था? 1877 में। आगे चलें, ये विद्रोह हैं, इनको देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं।
देखिए इंपॉर्टेंट, सन्यासी विद्रोह, यह बंगाल प्रभावित राज्य प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार था। संबंधित नेता केना सरकार दिरजी नारायण 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। फकीर विद्रोह, यह बंगाल प्रभावित क्षेत्र था। इसका मजनून शाह एवं चिराग अली थे 1776 से 1777 तक। फिर उसके बाद इसमें भील विद्रोह इंपॉर्टेंट है। यह पश्चिमी घाट प्रभावित क्षेत्र इसका था। सेवाराम इससे संबंधित नेता थे। 1825 से 1831 में हुआ था। आगे देखते हैं। भील विद्रोह के बाद पागलपंथी विद्रोह पूछा जाता है। ये इससे प्रभावित क्षेत्र असम। टीपू इसके संबंधित नेता थे। 1825 से 1827 में लड़ा गया था। 1825 से 1827 में हुआ था यह विद्रोह। अहोम विद्रोह, इससे प्रभावित क्षेत्र असम था। गोमधर कुंवर इससे संबंधित नेता थे। 1828 में शुरू हुआ था। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश था इससे प्रभावित। सैयद अहमद बरेलवी 1831 में यह हुआ था। फिर उसके बाद कोल आंदोलन, छोटा नागपुर झारखंड प्रभावित एरिया था इसका। सूरखा और सिगराय थे इससे संबंधित नेता 1831 से 32 तक। फिर उसके बाद खांसी विद्रोह, यह भी असम प्रभावित क्षेत्र था। इसके तीरथ सिंह थे 1833 में। ठीक है। फिर संथाल विद्रोह, यह बंगाल एवं बिहार राज्य प्रभावित राज्य बंगाल एवं बिहार थे। सिन्धु एवं कान्हू इससे संबंधित नेता थे। 1855-56 में हुआ था यह। फिर उसके बाद संथाल विद्रोह के बाद मुंडा विद्रोह हुआ था। इससे प्रभावित क्षेत्र झारखंड। बिरसा मुंडा 1899 से 1900। पाइक विद्रोह उड़ीसा। बक्सी जगबंधु 1817-1825। नील आंदोलन, ये से प्रभावित क्षेत्र बंगाल। दिगंबर और विष्णु विश्वास 1859-60 में हुआ था यह। ठीक है। फिर उसके बाद पावना विद्रोह पूछा जाता है। ये बंगाल, इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल थे। ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल 1873-76 में। मोपला विद्रोह, यह मालाबार केरल में हुआ था। केरल इससे प्रभावित राज्य था, क्षेत्र थे। अली मुसलियार इससे संबंधित नेता थे। 1920-22 में हुआ था। कूका आंदोलन, इससे प्रभावित क्षेत्र पंजाब। भगत जवाहर मल और राम सिंह संबंधित नेता थे। 1840 से 1885 में हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद तेभागा आंदोलन पूछा जाता है। इससे प्रभावित क्षेत्र पंजाब। कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह 1946 में हुआ था यह। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? तो सहायक संधि को स्वीकार किसने नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब गद्दी से उतार दिया था? तो यह 1856 में उतारा था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में कब कर दिया था? तो यह 1856 में ही। ठीक है। वाजिद अली शाह को पहले हटाया 1856 में, फिर उसके बाद कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में इसको मिला लिया था 1856 में। रिंग फेस की नीति, रिंग फेस की नीति के नाम से कौन जुड़ा है? तो रिंग फेस की नीति से जुड़ा है वारेन हेस्टिंग्स। कौन? रिंग फेस की नीति से किसका नाम जुड़ा है? तो रिंग फेस की नीति से वारेन हेस्टिंग्स का नाम जुड़ा है। किसका? वारेन हेस्टिंग्स का। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो ये कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई किसने कहा था? तो यह बीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ही था।
मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो यह बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। कहाँ के? बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे मंगल पांडे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे था। कौन था? तात्या टोपे। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था। खान बहादुर थे। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 कहां से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहां से? मेरठ से। आगे चलें। अब इसमें देख लेते हैं 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली इसका प्रमुख दिल्ली केंद्र था। इसका भारतीय नायक, इसने सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां था। और यह 12 मई 1857। इसको दबाने वाला, इस विद्रोह को दबाने वाला कौन था? तो निकलसन एवं हडसन थे। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो नाना साहब, जिसे धोधू पंत भी कहा जाता है, और तात्या टोपे थे। कैंपबेल ने इसको दबाने वाला ब्रिटिश नायक कैंपबेल ने इसको दबाया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 का नेतृत्व किया था, और हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने इसको दबाया था। ठीक है। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ह्यूरोज ने इसको दबाया था। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। कर्नल नील ने इसको दबाया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने इसको दबाया था। बरेली में खान बहादुर खां ने इसका नेतृत्व किया था। हडसन ने इसको दबाया था। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। कर्नल नील ने इसको दबाया था। फतेहपुर में इसका नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। जनरल रेनल्ड ने इसको दबाया था। ठीक है। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। अभी हमने पढ़ा है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली को। किसको? दिल्ली को पहले अधिकृत किया। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो ये दीवान मनीराम थे। कौन थे? दीवान मनीराम। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? सर्वाधिक संख्या कहां थी? तो ये अवध में थी। कहां? अवध में। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये सर सैयद अहमद खां थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ठीक है। आगे चलें। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। यह कथन किसका है? तो यह कथन जेम्स आउटड्रम का है। किसका? जेम्स आउटड्रम का। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्काउंट पामर्स्टन थे। कौन थे? विस्काउंट पामर्स्टन। ठीक है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे? तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे चलें। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था। तो किस लिए भारत बुलाया था इनको? तो रेलवे में सुधार के संदर्भ में भारत बुलाया था। एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए वे कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
जब वे भ्रमण पर थे, एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई। तो किसकी हत्या हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। ठीक है, आगे चलें। भारत में भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में स्थित है। और आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके शासनकाल में किया गया था? तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। कौन है? लॉर्ड कर्जन। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास व्यवस्था को समाप्त किया था वह कौन था? तो लॉर्ड एलनबरो था। कौन था? लॉर्ड एलनबरो। ठीक है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर गांधी जी को माउंटबेटन ने संबोधित किया था। किसने? माउंटबेटन ने। पहला एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। दिल्ली में उनके राजकोषीय प्रवेश के अवसर पर किसने बम फेंका था? दिल्ली में किसके राजकोषीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के। ठीक है, आगे चलें। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाला गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो एम हर्स्ट था। कौन था? एम हर्स्ट। आगे चलें। अब 13वां चैप्टर देख लेते हैं, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिकीकरण में कमी आई। ठीक है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां प्रारंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर दी गई विशेष रियायतों को क्या कहा जाता था? तो इंपीरियल प्रिफरेंस कहा गया इसको। ब्रिटिश शासन में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। किसने? सर विलियम जोन्स ने। 1791 में बनारस के जिस ब्रिटिश रेजिमेंट के प्रयासों से हिंदू विधि एवं दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी वह कौन था? तो जोनाथन डंकन था। कौन था? जोनाथन डंकन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जिस सदस्य ने पहली बार मूल श्रीमद् भगवद गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो वो कौन था? तो चार्ल्स विल्किंस था। कौन था? चार्ल्स विल्किंस।
भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रेची आयोग के द्वारा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? तो सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम, ये सब चीजें निर्यात होती थी। ठीक है, आगे चलें। इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों, ये प्रमुख राजवंश हैं और ये उनके संस्थापक हैं। प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, उनकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह। शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक शिशुनाग, वैशाली राजधानी थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, पाटलिपुत्र राजधानी थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र राजधानी थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र राजधानी थी। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख, प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। कुषाण वंश के शासक कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटफिसेस, पुरुषपुर इनकी राजधानी थी। गुलाम वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र राजधानी थी। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। हूण वंश के संस्थापक तोरामण को माना जाता है। सियालकोट इनकी राजधानी थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। थानेश्वर और कन्नौज इनकी राजधानी थी। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन थे। मदुरै इनकी राजधानी थी। ठीक है, आगे चलें। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, तंजौर इनकी राजधानी थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग, मान्यखेत इनकी राजधानी थी। चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक तैलब थे। मान्यखेत या कल्याण इनकी राजधानी थी। चालुक्य बादामी वंश के संस्थापक जयसिंह प्रथम थे। वातापी इनकी राजधानी थी। कहाँ थी? वातापी। ठीक है, आगे देखते हैं। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज्य थे। वर्मन वंश के संस्थापक पुष्यवर्मन, प्रयाग ज्योतिषपुर इनकी राजधानी थी। गुर्जर वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, कन्नौज इनकी राजधानी थी। गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, कन्नौज इनकी राजधानी थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, अजमेर इनकी राजधानी थी। परमार वंश के शासक उपेंद्र थे, इनकी राजधानी धारानगरी थी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक चंदेल थे। खजुराहो और महोबा इनकी राजधानी थी। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज अहिलवाड़ा इनकी राजधानी थी। कलचुरी वंश के संस्थापक कोलकल्ली, त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली इनकी राजधानी थी। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, यह दिल्ली इनकी राजधानी थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली राजधानी थी। सैद वंश के संस्थापक खिज्र खां, दिल्ली राजधानी थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, दिल्ली इनकी राजधानी थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, विजयनगर इनकी राजधानी थी। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू, विजयनगर इनकी राजधानी थी। फिर तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, विजयनगर इनकी राजधानी थी। अराविडु वंश के संस्थापक तिरुमल पेनुकोंडा इनकी राजधानी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। चालुक्य विष्णुवर्धन इनके संस्थापक, वेंगी इनकी राजधानी थी। होयसल वंश विष्णुवर्धन इनके संस्थापक थे और द्वार समुद्र इनकी राजधानी थी। यादव वंश विल्लभ फिफ्थ देवगिरी इनकी राजधानी थी।
कदम्ब मयूर शर्मन, बनवासी, काकतीय वंश, बीटा प्रथम, अमकोंड इनकी राजधानी थी। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, मुंगेर इनकी राजधानी थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, लखनौती इनकी राजधानी थी। कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन, उत्पल इसके संस्थापक अवंती वर्मन उत्पल वंश। इसमें वहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू, गुलबर्गा इनकी राजधानी थी। गुलबर्गा इनकी राजधानी थी। आदिल शाही वंश, आदिल शाह, बीजापुर इनकी राजधानी थी। निजाम शाही, मलिक अहमद, अहमदनगर इनकी राजधानी थी। इमाद शाही, फतेहुल्ला इमाद शाह, एलीचपुर इनकी राजधानी थी। कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा इनकी राजधानी थी। वरीद शाही, अमीर अली वरीद, बीदर इनकी राजधानी थी। सरकी वंश, मलिक सरवर इसके संस्थापक थे। जौनपुर इसकी राजधानी थी। मुगल वंश, बाबर इसके संस्थापक थे। दिल्ली और आगरा इनकी राजधानी थी। भोसले वंश, शिवाजी इसके संस्थापक थे। रायगढ़ इनकी राजधानी थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, निजाम उल मुल्क इसके संस्थापक थे और हैदराबाद इसकी राजधानी थी। अब महाजनपदों का उदय। अब देखिए महाजनपद, 16 महाजनपद हुए। इसमें इनकी अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रज और राजगिरी। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वज्र महाजनपद की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती। पांचाल की राजधानी कहाँ थी? पांचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिक्षत्र या काम्पिल्य। चेदी वंश की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। कुरु वंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य वंश की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो हाटक थी। कहाँ? हाटक। शूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। अश्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला। कहाँ थी? तक्षशिला। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ, यानी इसके अगले चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वीडियो को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।